9:30 हो गया जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अद्रिजा, कैसी हो? ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, धीरे धीरे बहुत राहत है, बट नॉट 100%, बट ठीक है, चल रहा है। आवाज से आपको पता चल रहा होगा थोड़ी। यस सर। अच्छा ये बताओ, फिजिक्स में इतने सारे टॉपिक्स पढ़ाया तुम लोग को, तो सबसे अच्छा कौन सा टॉपिक्स लगा पढ़ने में? इसमें बहुत मजा आया, अच्छा लगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मुझे तो सारे टॉपिक्स अच्छे लगे। वो तो मान गए, लेकिन उसमें सर उसमें आता है न्यूटन्स लॉ और वर्क एनर्जी पावर। अच्छा लगा। वेरी गुड। अलग अलग रोटेशन में स्टूडेंट तो वो सब यूज ही हुआ था। हैं? और रोटेशन में उन सब चीजों का यूज हुआ था, मतलब सारी चीजों का जो हमने पढ़ा था। तो ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो बताते हैं। सिद्धांत, तुम्हें कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा लगा? सर रोटेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। अच्छा, अरे फ्लूइड मैकेनिक्स ये सब कहाँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है मैं तुम लोग के लिए कुछ बनाऊं समझाऊं। बहुत इंटरेस्टिंग एक पेज चीज है इसमें। थोड़ी सी दिक्कत हो गई, मैं रात में जग के काम करता था, कर ही नहीं पा रहा हूँ। ठंड लग गई, बीमार हो गया, जल्दी ठंड भाग नहीं रही है। जब काम करने बैठता हूँ खांसी रहती है। तो ये समस्या चल रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हाँ, टेस्ट पेपर भी 30-30 का बनाने को सोचा था, 15 है, 10 बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाते हैं। सर बोलो। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। पावर इक्वल टू टाउ इनटू ओमेगा कैसे आता है? क्या बोल रही हो, फिर से पूछो। पावर इक्वल्स टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी कैसे आता है? अरे टॉर्क को क्या लिखते हैं, फोर्स डॉट आर क्रॉस एफ लिखते हैं। हाँ। और ओमेगा को क्या लिखते हैं? बताओ बताओ बताओ। चलो तो मेरा पेन, हाँ। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ, पता है? हम्म। और ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, है ना? तो पावर जो लिखा हुआ है, जब पावर बाद में हम लोग प्रूफ कर लेंगे। आप ये बताओ, टॉर्क डॉट, ये सॉरी,
टॉर्क डॉट ओमेगा लिखते हैं, लिखते हैं ना पावर। तो टॉर्क की जगह क्या लिखेंगे, आर क्रॉस एफ लिखेंगे और डॉट डी थीटा बाई डी टी, ऐसा होता है। ये है क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। Yes, sir. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, इसका एक्सपेंशन पता है। सर पहले क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। हाँ, तो क्या क्या होते हैं बताओ, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, आर क्रॉस एफ को क्या लिखते हैं। अगर मैं इसको लिखूं आई जे के, है ना, और इसको क्या लिखेंगे, आर एक्स और आर बाई आर जेड, और इसको लिखेंगे एफ एक्स एफ बाई एफ जेड, यही है ना। और इसको डॉट प्रोडक्ट करते हैं डी थीटा बाई डी टी से। तो बच्चा ज्वाइन कर रहा है ये ऐसा लिखते हैं। यस सर। अब देखो डी थीटा बाई डी टी दो, इसके भी तीन कंपोनेंट होंगे, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें तो हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, आई के साथ डॉट प्रोडक्ट डी थीटा बाई डी टी, जे के साथ डॉट प्रोडक्ट और डी थीटा बाई डी टी के साथ डॉट प्रोडक्ट, और आर एक्स आर बाई आर जेड एफ एक्स एफ बाई एफ जेड। अब ये बताओ ये किधर की ओर होगा, डी थीटा बाई डी टी डॉट आई कैप, ये क्या हो जाएगा। चलो इसको ओमेगा एक्स लिख देता हूँ, इसको ओमेगा वाई लिख देंगे, इसको ओमेगा जेड लिख देंगे, आर एक्स आर बाई आर जेड एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, यही हो गया ना, ये इसका डिटर्मिनेंट। एक मिनट बेटा, हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते, बोलिए कौन बोल रहे हैं।
हेलो। अरे 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 अद्रिजा, ये समझ में आया? यस सर। अरे अरे अरे, दो बच्चा और लाइन पे है। अरे 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 अरे, अर्नब वेट कर लिया बेचारा लोग। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, चलो। हाँ, अब देखो, इसको जब आप एक्सपैंड करोगे ना, तो पावर ही आ जाएंगे, फोर्स डॉट वेलोसिटी आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है सर। तो बस यही है, और क्या। देखो, फिजिक्स में कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर आप ढंग से आगे बढ़ो, कोशिश करो, है ना, तो इधर से उधर से, मैथ से फिजिक्स से, कहीं ना कहीं से जुड़ के एकदम बेसिक फंडामेंटल पे घूम फिर के वहीं आना है। कभी भी किसी भी जगह अगर तुम्हारा कुछ नया आ गया, तो समझो नोबेल प्राइज दिला देगा। तो घूम फिर के आना ही आना है। ठीक है। ये दोनों का डायरेक्शन एक ही हो जाता है। आर क्रॉस एफ किधर होते हैं बताओ? आर क्रॉस एफ आर और एफ के परपेंडिकुलर होते हैं, और डी थीटा बाई डी टी भी उसके परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो अगर ये एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाने वाला है, तो सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में आप आर एफ साइन थीटा लिख के, और इसको डी थीटा बाई डी टी ओमेगा लिख के, कॉस जीरो लिख के भी बढ़ सकते हो। तो थोड़ा सा आसान होगा ज्योमेट्रिकली। अगर आप देखना चाहोगे तो इट इज इजी, इसमें तो दिखेगा नहीं, बट घूम फिर के वही आ जाएंगे। ओके, यस सर। चलो। तो ऐसा जो भी कंफ्यूजन हो, आप लोग आराम से पढ़ो, चीजों को समझो, धीरे धीरे बेसिक बातें से ही अच्छी अच्छी बातें कोशिश करना चाहिए। और ये मान लो, आईआईटी में जो क्वेश्चन आएंगे, वो 90% एकदम फंडामेंटल चीज पूछेगा, जिसको हम लोग स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वही उठा लेता है, वही पूछ लेता है। तो फंडामेंटली आप स्ट्रांग रहो, तो हर जगह, हर फिजिक्स में हर जगह रिजल्ट आएंगे। ठीक है। थोड़े से दिक्कत होते हैं कि अभी आप मैथ ज्यादा नहीं पढ़े हो, तो थोड़े से मैथ के साथ दिक्कत हो जाती है, बट धीरे 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 वो भी ठीक हो जाते हैं। जैसे जैसे मैथ का सिलेबस बढ़ेगा आगे, वैसे वैसे मैथ पे भी पकड़ मजबूत हो जाते हैं। फिर दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होके अच्छा हो जाता है। यही पढ़ाई का तौर तरीका है। स्टार्टिंग में सबको दिक्कत होती है, तो जो
उस दिक्कत का सामना किया, उनको आगे कंफर्ट हो जाते हैं। और जो भाग गया दिक्कत को कि बहुत दिक्कत हो रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, इससे हो रहा है, उससे हो रहा है, वैसे हो रहा है, वो फिजिक्स की दौड़ के दुनिया में बहुत पीछे छूट जाते हैं। यही सच्चाई है। 100 में 90 बच्चा भागना चाहता है, फिजिक्स से पीछा छुड़ाना चाहता है। 5 बच्चा अच्छा से पढ़ता है, 5 बच्चा उसी के बीच में ऑसिलेट करके इरिटेट होके वो लगा हुआ है, लेकिन उसको पार नहीं कर पाता है। तो वही 5% 4% बच्चे अच्छे करते हैं। ठीक है, तो कोशिश यही करो कि फंडामेंटली आप स्ट्रांग रहो। और एक समस्या और भी आते हैं कि आप पढ़ते हो और कुछ दिन बाद वो सब भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेंगे। तो ये तो किसी के साथ होता है, पढ़ेंगे तो भूलेंगे ही भूलेंगे। ऐसा कोई है ही नहीं कि हम पढ़ेंगे और भूलेंगे नहीं। अगर ऐसा होता कि पढ़ेंगे और भूलेंगे नहीं, तो ये पेन पेपर है ना, मेमोरी वगैरह ये सब बनता ही नहीं, पढ़ता याद रहता उसको। तो ये भूलते हैं, इसलिए हम लोग नोट करते हैं। दूसरी बार रिवीजन करने समय थोड़े से इम्प्रूवमेंट भी होते हैं और कम टाइम में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो इससे भी बच्चे भागते हैं, वो नए नए टॉपिक्स के फेर में लगे रहते हैं, अब पुराने वाले इम्प्रूवमेंट को ध्यान नहीं देते हैं, तो और भूल जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। यही है। और पढ़ाई में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई जादू कुछ नहीं है। जो जितना ईमानदारी से पढ़ा, रिवीजन किया, उतना ही बढ़िया रिजल्ट ले आएगा। और जितना जी चुड़ाएगा, भागेगा, इधर उधर के फेर में रहेगा, उतना वो लाइफ में पीछे हो जाएगा। इसमें कोई शॉर्टकट कुछ नहीं, नथिंग। कम से कम इन तीनों सब्जेक्ट में तो नहीं मिलेगा तुमको, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। आपको कमर कस के मेहनत करना ही पड़ेगा, रिवीजन करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, भागते हैं बच्चे, 90% बच्चे भाग रहे हैं, कैसो पढ़ाई से जी चुरा लेते हैं, तो उनका रिजल्ट उनके साथ अटैच हो जाता है। चलो ओके, देखो हम लोग फ्लो ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे थे, उसमें विस्कोसिटी के बारे में पढ़े थे, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़े थे। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, एक चीज और, हाँ, एक पॉस्यूलिस इक्वेशन भी पढ़ाया था कि एक पाइप में अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड जो होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड होते हैं dB/dt, जो वो आता है π/8, और प्रेशर ग्रेडियंट वाला आता है, और मतलब P/L, ईटा नीचे आता है, और ऊपर R⁴ आ जाता है, ऐसे ही आता है ना? याद है? डेटा ऊपर रहता है। ईटा ऊपर होता है? हाँ। नहीं नहीं, ईटा नीचे रहता होगा। ईटा रोकेगा ना फ्लो, फ्लूइड को रोकेगा। जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा उतना कम मूवमेंट होंगे, अमाउंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ईटा का। अच्छा हाँ, डेटा नीचे होता है, ठीक है। हाँ हाँ एकदम, जहाँ फोर्स आएगा ना, ड्रैगिंग फोर्स होंगे, वहां ईटा ऊपर होगा, और जहां मूवमेंट की बात आएगी वो नीचे होगा। जैसे टर्मिनल वेलोसिटी, तो ईटा नीचे होगा। अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू ए पाइप, ईटा नीचे होगा। इनवर्सली आएंगे, जितना ज्यादा विस्कस होगा उतना कम होगा। आप ऐसा सोचो ना, एक फनल ले लो, फनल देखा है, पानी यस केरोसिन सर। ऑयल वगैरह डालने के लिए कीप बना रहता है। तो आप मान लो कि सेम अमाउंट का 2 फनल ले लो, सेम डायमेंशन का, एक में पानी भर दो, बंद कर दो नीचे कॉर्क से, एक में हनी भर दो, बंद कर दो, दोनों को एक साथ ओपन कर दो। आप देखोगे पानी पलक झपकते भाग जाएगा, बह जाएगा, फ्लो हो जाएगा। लेकिन हनी पूरा फ्लो होने में उसको 5 मिनट लगेगा टाइम। सेम डायमेंशन, सेम सेम अमाउंट, सेम मास, सेम वॉल्यूम, सब चीज सेम, केवल 2 अलग अलग लिक्विड हमने रख दिया। होगा कि नहीं होगा? यस सर।
तो ऐसा क्यों हो गया? सब चीज तो सेम है। तो ओनली एंड ओनली ड्यू टू विस्कोसिटी। हनी का विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, उस अमाउंट ऑफ फ्लो फ्लूइड होने में टाइम लगेगा। वेलोसिटी देखोगे तो उसका कम होगा। तो जहां जहां फोर्स की बात आएगी वहां ईटा ऊपर हो जाएंगे, और जहां जहां रेट ऑफ फ्लो की बात आएगा या तो वेलोसिटी होगा या अमाउंट फ्लो करेगा। वो भी वेलोसिटी के ही प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना तेजी से अमाउंट फ्लो कर जाएंगे, होगा ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम ज्यादा पार कर जाएगा, वी डी टी लंबा हो जाएगा, डी लेंथ बढ़ जाएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वी डी टी करेंगे, वॉल्यूम हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड भी ज्यादा होंगे। तो वेलोसिटी है वो, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड भी जो है वो वेलोसिटी का ही प्रोपोर्शनल होता है। तो वेलोसिटी आएगा उसमें ईटा नीचे ही आएंगे। एक और टर्म यूज होता है और वो है रेनॉल्ड नंबर। नाम सुने हो? Yes, sir. रेनॉल्ड नंबर। ये रेनॉल्ड साइंटिस्ट थे। रेनॉल्ड पेन भी इनके नाम पे है, पता नहीं कंपनी का ऑनर है क्या है उतना मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक नंबर डिसाइड किया और उसके बेसिस पे किसी ट्यूब से पानी या कोई लिक्विड फ्लूइड फ्लो करता है उसका नंबर के अकॉर्डिंग एक फार्मूला डिराइव किया और एक नंबर डिसाइड किया। और उसमें 3 कैटेगरी में फ्लूइड को फ्लो का उन्होंने इस नंबर के बेसिस पे डिसाइड किया। तो थोड़ा सा एससी वर्मा में ये गलत है, बाकी और बुक में रसनिक हेलिडे एनसीईआरटी जितने भी बुक देखा उसमें 1000 का डिफरेंस है एससी वर्मा में। तो एससी वर्मा से 1000 ज्यादा मान लेना। अब कैसे एससी वर्मा लिखे हैं पता नहीं। तो एक तो रेनॉल्ड नंबर होते हैं, किसी को मालूम है रेनॉल्ड नंबर कितना होता है? एन का वैल्यू कितना होता है? इसका ये जो डायमीटर होता है डी के टर्म में होते हैं, इसका डेंसिटी होता है क्या होता है? रो डी बाई ईटा, ऐसी कुछ होता है। बिल्कुल, एक बार देखता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ। कहाँ गया एससी वर्मा? तो ये जो स्टेडी फ्लो होते हैं, जो स्ट्रीमलाइन, जो बर्नौलीज थ्योरम में कहते थे स्टेडी फ्लो, ये है नहीं, ये तो पहला वाला है, इसके बाद में आएगा रेनॉल्ड नंबर। तो अगर 2000 से कम है तो उसको स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो कहते हैं, और 3000 से ऊपर हो जाता है तो उसको टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। उसमें इधर जैसे एक स्ट्रीमलाइन बनता है, ये लाइन उधर घुस गया, लौट गया, मुड़ गया, कुछ भी हो सकता है। और 2000 से 3000 के बीच में होता है तो उसको अनस्टेबल कहते हैं। 3 होते हैं, है ना। कहाँ है देखो तो, रेनॉल्ड नंबर कहीं लिखा हुआ है? सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन पर भी एक पे एक क्वेश्चन है, सब कराना है, कराता हूँ धीरे धीरे। ये आ गया विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ। ये प्रैक्टिकल मेथड है विस्कोसिटी कैलकुलेट करने का, और ये है रेनॉल्ड नंबर। हाँ ठीक तो है, रो वी डी बाई थीटा एन इज इक्वल टू, ठीक है। v जो है क्रिटिकल वेलोसिटी होते हैं ना, यही है देखो, व्हेन द फ्लो वेलोसिटी इज स्मॉल तो उसको स्टेडी या स्ट्रीम लाइन कहते हैं, उसी का नाम है स्टेडी। और ग्रेजुअली इंक्रीज करता है तो एक टाइम के बाद में टर्बुलेंट फ्लो हो जाते हैं, है ना। और the largest value which the steady flow is called critical velocity। critical velocity हो गया कि इतना वेलोसिटी तक वो स्टेडी होता है, आफ्टर दैट
वो ट्रबुलेंट हो जाते हैं। देखो यहीं पर लिखता है रेनॉल्ड नंबर प्लेज इंपॉर्टेंट, इट इज फाउंड दैट द रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 बी स्टीडी, है ना, और ग्रेटर देन 3000 ये ट्रबुलेंट हो जाएगा। 2000 से 3000 के बीच में होंगे तो अनस्टेबल होंगे। लेकिन एक बार एनसीईआरटी में इसको चेक करो तो आपको 1000 कम मिलेगा। एक बार देख लो एनसीईआरटी में, दिखा देता हूँ। आपके पास है एनसीईआरटी बुक? एनसीईआरटी बुक है किसी के पास? ये है एनसीईआरटी 11th का पार्ट 2 फिजिक्स, इसी में होगा ना? अभी मैं दिखाता हूँ। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसी में होगा। देखो रेनॉल्ड नंबर कितने पेज पे है? 260। कितना चल रहा है? 269। 1000 कम कर दिया है, ठीक है। 260 तो सरफेस टेंशन है, कौन सा है? सरफेस टेंशन, यही है ना रेनॉल्ड नंबर आएगा। देखो रो वी डी बाई ईटा। देखो यहाँ क्या लिखा है, रेनॉल्ड नंबर लेस देन 1000 तो ये स्टीडी होगा, स्ट्रीमलाइन, और ट्रबुलेंट होंगे ग्रेटर देन 2000, और 1000 से 2000 के बीच में होगा तो अनस्टेबल होंगे। ठीक है, अब क्या लिखा हूं बताओ। हम लोग को इसी पे रिलाई करना पड़ेगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। समझ में आया? यस सर। तो उसी के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ये रेनॉल्ड नंबर है, तो अगर ये 1000 के नीचे आ गया है ना, लेस देन रेनॉल्ड नंबर, तो क्या हो जाएगा? स्टीडी फ्लो हो जाएंगे। स्टीडी फ्लो का मतलब जहां पर बर्नौलीज थ्योरम लग जाता है, स्टीडी फ्लो। और रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 2000 रहेगा तो ट्रबुलेंट हो जाते हैं, ट्रबुलेंट, ट्रबुलेंट फ्लो हो जाते हैं। और 1000 से ज्यादा हो और 2000 से कम हो, है ना। ये 1000 बढ़ा दिए इसी बार में, क्यों किए हैं पता नहीं, मुझसे पूछना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल, अनस्टेबल फ्लो के बाद ट्रबुलेंट फ्लो हो जाते हैं। समझ में आया? और इसमें कुछ खास है नहीं। अच्छा, एक रेनॉल्ड नंबर है, बस इतना ही तो है। ये तो कैलकुलेट करा ही दिया था एकदम, 2 मेथड से, इंटीग्रेशन से भी ला दिया था। इतना ही तो है पढ़ना फ्लूइड में। कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन होमवर्क असाइनमेंट दूंगा। एक पे एक क्वेश्चन है फ्लूइड का, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, तो कराना है। थोड़ा सा मैं बीमार हूँ, मैं कर नहीं पाया। तुम लोग को एक क्वेश्चन दिया था, तुम लोग भूल गए। रोटेशन का एक क्वेश्चन दिया था, याद है किसी को? सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन वाला। हाँ, कोई बता रहा था फार्मूला, तो सही बता रहा था। कौन बता रहा था फार्मूला? मुक्तांशिका? सर कौन सा? कि एक रिंग है जिसका मास m है, इसका रेडियस r है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन ऐसा है थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, इससे थीटा एंगल या यहाँ से थीटा एंगल ले लो, एक ही बात है। वो थीटा होगा तो एक 90 माइनस थीटा होगा।
इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी को आता है ये? इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट आई क्या होता है? कोई बच्चा इसका फार्मूला हमें बता रहा था। सर mr स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? ना ना ना, ऐसा नहीं है। किसको आता है? देखो, इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको हम आई एक्स कह दो और इसके अबाउट आई जेड कह दो, तो आई और इनके बीच में एक रिलेशन होता है। पता है कितना होता है? ऐसे ही सर क्या? एक बच्चा एक दिन मुझे बता रहा था इसका रिलेशन। किसको याद है बताओ? प्रिंस, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या पूछे? यही पूछा हूँ कि आई एक्स आई जेड और ठीक आई में क्या रिलेशन होते हैं। सर iz इक्वल्स टू 2ix जैसा होता था ना, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नहीं, वो तो फिर ऐसा होगा ना। हे भगवान, वो अलग चीज है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं है, वो तो आसान है। अच्छा ठीक है सर। हाँ वो तो ये होते हैं कि दो एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है और इसी के प्लेन में है। ऐसा सोचो, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है और दूसरा यहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग है, और तीसरा जो है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसा जेड एक्सिस, ये वाला। इसको कहते हैं आई एक्स, इसको कहते हैं आई वाई, इसी प्लेन में है, और इसको कहते हैं आई जेड। ये तो रिलेशन सबको पता होगा क्या होता है, ये तो इजी है। आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। यहाँ पर है, ये लेमिनल ऑब्जेक्ट है। यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि लेमिनल ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ये तो एग्जांपल हमने दिया है। ये तो एक 2D ऑब्जेक्ट, लेमिनल ऑब्जेक्ट के लिए है। लेमिनल ऑब्जेक्ट के लिए ये नहीं है। यहाँ तो ये तीनों अलग अलग प्लेन में है, एक रिंग के प्लेन में है, एक रिंग के परपेंडिकुलर प्लेन में है, और ये एक अलग ही कहीं, मतलब उसके प्लेन से थीटा एंगल पर है। किसी को आता है ये? ये सब प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो। एक बार इसको सर्च करो कैसे आते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने दे दिया, आपने भूल गया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करो, कोशिश करो। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, इसको ट्राई करना है ना। हर बच्चा इसको ट्राई करेगा, कोई ना कोई, इतने बच्चे में कोई ना कोई तो इसको ढूंढ ही निकालेगा कैसे आएंगे इसका आंसर। ये फिर से मैं दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है? अच्छा ये बताओ, अब और कौन कौन से टॉपिक्स हमारे रह गए हैं? फ्लूइड, सॉलिड एंड फ्लूइड पढ़ लिया। अब क्या बचा हुआ है अगला टॉपिक्स? एसएचएम। Oxidation and heat. एसएचएम बचा हुआ है, और इसको पढ़ाऊंगा। उसके बाद जी। में वेव्स पढ़ाना है। वेव्स में दो होते हैं, एक स्ट्रिंग वेव होते हैं, बहुत बढ़िया है, ये सब चैप्टर आपस में मिला हुआ है। और तीसरा होता है साउंड वेव। और एक और टॉपिक्स बचा हुआ है, और वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, है ना?
Yes, sir. Yes. थर्मोडायनामिक्स, डायनामिक्स, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, एसएचएम, वेव और ये। एसएचएम में तो कोई खास नहीं है, एक खास टाइप का मोशन होता है ऑब्जेक्ट का जिसका नाम है एसएचएम, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा यही मोशन हो रहा होता है, वाइब्रेशन सबसे ज्यादा, सब चीज ओसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इवन कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है उसको भी दो वाइब्रेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन से एनालिसिस हो जाता है। आपको लगता है कि सर्कुलर मोशन है, इलिप्टिकल मोशन है, बट all type of motion is described by combination of superposition of SHM। इसलिए SHM पढ़ना बहुत जरूरी है, और SHM के जैसा ही ये सारे हैं, ठीक है। सर, हाँ, सर आप वो टेस्ट का भेजे नहीं PDF? भेज तो दिया था तुम्हें, तुम्हारे पापा के भेजा हूं मैं। अच्छा, शायद बताया नहीं पापा, ठीक है पूछ लूंगी। तुम्हारा नंबर नहीं है मेरे पास, तुम ज्वाइन करती हो, लेकिन कांटेक्ट नंबर तुम्हारे पापा के पास है, उन्हीं के व्हाट्सएप कर दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं पूछ लूंगी। वहां से ले लेना, नहीं होगा तो तुम हमको मैसेज करना, मैं उस नंबर पे भेज दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। और मुक्तांशिका, अभी तुम लोग के कोचिंग में क्या टॉपिक्स चल रहा है? सर ये फिजिक्स में भी वेव चल रहा है। वेव चला, हीट हो गया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स? नहीं, वो लास्ट में होगा। वो लास्ट में होगा। अच्छा, और ये सिद्धांत तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? सर हम लोग क्या है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बाद में हुआ है? यस सर। फ्लूइड हो गया? हाँ, फ्लूइड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सब हो गए, केटी थर्मो भी हो गया। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स भी हो गया। अच्छा, तब तो थोड़ा फास्ट है, आगे भाग रहे हो। चलो, गुड गुड गुड। सर हाँ, वो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हो? तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये वाला, ये वाला रिंग वाला? हाँ हाँ, हम्म। इसका आंसर mr²/4 इंटू 1 + sin² होता है। हाँ, ऐसे कुछ है, आंसर तो हमें भी याद नहीं है। इसका कुछ IX के साथ होता है ना, IX cos² थीटा प्लस IZ sin² थीटा, और एक और कुछ आते हैं sin2 थीटा के साथ इंटीग्रेशन में आ जाता है, नहीं? sin2 थीटा, अच्छा DM कुछ ऐसा XY, इसका कुछ इंटीग्रेशन आ जाता है ऐसा। तो ये sin2, ये वाला टर्म जीरो हो तो जाता है, मैंने इसको प्रोजेक्शन से किया था। ये जीरो हो जाते हैं, ये दोनों बच जाते हैं। IX का वैल्यू क्या होगा? MR, ये कितना होता है? MR²/2, और ये होता है MR²। तो क्या हो जाएगा देखो तो, MR²/2 cos² थीटा, और ये हो जाएगा MR² sin² थीटा, ये टर्म जीरो हो जाते हैं। यही तो आ रहा है। बहुत होगा तो इसमें आप MR²/2 कॉमन कर लोगे, तो cos² थीटा, और यहाँ हो जाता है 2 sin² थीटा, तो sin² थीटा प्लस sin² थीटा लिख देते हैं, ये दोनों मिलके 1 हो जाता है। तो MR²/2 1 प्लस sin² थीटा, ऐसा रिलेशन आ जाता है, ठीक है। अगर थीटा जीरो कर दोगे, है ना, तो इस लाइन पे आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? MR²/2 हो जाएंगे, हो जाएगा ना, देखो ठीक है।
और थीटा 90 डिग्री करोगे तो mr स्क्वायर हो जाएगा, iz हो जाएंगे। फिट बैठ रहा है? सर एमआर स्क्वायर बाय 4 नहीं होगा। रिंग में तो 2 होगा ना, डिस्क अच्छा में। फिर ये रिंग है। हाँ रिंग है, रिंग ही बोला हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। ये रिलेशन आ जाता है mr स्क्वायर बाई 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, आपको ये डिराइव करना है। काबिल तारीफ यहाँ पे है, कैसे लाते हैं इसका डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, रिजल्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। रिजल्ट इम्पोर्टेंट होते हैं ओनली फॉर एग्जामिनेशन में, जैसे जेई मेंस के एग्जाम में बैठे हुए हैं, वहां बैठ के डिराइव करेंगे तो सारा टाइम ही खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसका डेरिवेशन को जानोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारे बीच में इंटरमीडिएट चीज सीखने को मिलेंगे, लाजवाब मिलेगा। तो वो सीखना इम्पोर्टेंट होता है, उससे ग्रोथ होती है। और बताओ, और क्या बता दूं? अगले क्लास मतलब कल से हम लोग एसएचएम पढ़ेंगे। हाँ बोलो। सर आपने एक क्वेश्चन दिया था बहुत दिनों पहले, कौन सा याद दिलाओ, मैं तो भूल गया। एक एक रॉड था, उसको ड्रॉप किया था, वो सरफेस के साथ कोलाइड कर रहा था, तो हमको वो थीटा निकालना था अच्छा, जिसपे ओमेगा आफ्टर रिबाउंड मैक्सिमम होगा। हाँ एक थोड़ा एनालिसिस किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कि अगर ग्राउंड है, आप ऐसा सोचो कि एक रॉड है, आप इसको 90 डिग्री पे फॉल करा दो यहां से, तो ये आएगा नीचे रॉड, ऐसे आएंगे और रिबाउंड करके ऊपर चला जाएगा, कोई ओमेगा नहीं होगा। कोलिजन के बाद में ओमेगा 0 रहेगा। अगर आप एकदम इसको हॉरिजॉन्टल गिरा दो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, तो भी आएगा यहां से टकराएगा और रिबाउंड होकर ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ओमेगा देखोगे तो 0 हो जाएगा। तो इस केस में भी 0 डिग्री पे भी 0 है, 90 पे भी 0 है। बट जैसे जैसे इसका एंगल बढ़ाओगे तो पहले धीरे धीरे टकराने के बाद में ये रोटेट करेगा, ओमेगा बढ़ेगा, और फिर और बड़ा एंगल करते हैं, 90 को अप्रोच करता है तो फिर से घट के 0 हो जाता है। तो बीच में कोई पर्टिकुलर एंगल होगा, यही क्वेश्चन है कि मैं इन दोनों का एक्सट्रीम वाला नहीं, इसके बीच में ले लेता हूं, कोई एंगल पे गिराऊं तो कौन से एंगल पर गिराऊंगा कि इसका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर जस्ट आफ्टर द कोलिजन, कितने एंगल पर मैं इसको गिराऊं। देखो मान लो यहाँ है, ये यहाँ पर है ये रॉड, और इसको ऐसे 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 गिरा रहा हूँ, आके ये हिट करेगा। अब हिट करने के बाद में अब सोचो गौर से, यहाँ नॉर्मल लगेगा, इसका mg लगेगा, तो ये इधर की ओर रोटेट कर जाता है, इधर की ओर एक ओमेगा बना लेगा कि नहीं बना लेगा बताओ। अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखोगे तो ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल इम्पल्स लगाएगा, तो ये इसके अबाउट में एंगुलर इम्पल्स होगा, जिसके कारण एंगुलर वेलोसिटी डेवलप हो जाएंगे। तो वही है कि कितने एंगल पर इसको गिराऊं, कितने एंगल पर इसको छोड़ दूं, गिरने के बाद में ओमेगा का वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रोटेशन का है, वन ऑफ द बेस्ट अच्छा क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट बहुत सारा हिंट आपको मैंने दे दिया। पहले तो होता है कि क्वेश्चन को विजुअलाइज करना कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। देखो तो सीधा सीधा गिराऊंगा हॉरिजॉन्टली, आया टकरा के सीधे ऊपर हो जाएगा, कोई टॉर्क नहीं लगेगा, सब तरफ बैलेंस है। यहाँ गिराओगे तो जो फोर्स लगेगा सेंटर ऑफ मास को कट करके जाएगा, कोई रोटेशन नहीं होंगे। बट यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन का इम्पल्सिव फोर्स है, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर इम्पल्स देगा, और उसी एंगुलर इम्पल्स से ये रोटेट कर जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो उसी का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेना है। कुछ हिंट मिला? अद्रिजा हाँ सर। कुछ हिंट मिला?
तो इस पे थोड़ा देखो, ऐसा नहीं है, इस पे आप थोड़ा सा थिंक करो, वर्कआउट करो, कुछ करो, 2-4 चीज हो सकता है आप आंसर तक नहीं पहुंचो, गलती हो, लेकिन एक बार इस पे वर्कआउट जरूरी है। वर्कआउट जो करता है वही धीरे धीरे सीख जाता है, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत होता है। अगर मैं बता भी दूंगा तो थोड़े दिन बाद आप भूल जाओगे तो पता नहीं क्या था, लेकिन अगर आप वर्कआउट करोगे, इस पे दिमाग लगाओगे, गलती करोगे, नहीं आएगा आंसर, फिर आपको बताऊंगा तो तुम्हें समझ में आया कि अच्छा यहाँ मैं ये सोच रहा था, होता ये हमारे गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। तो वो सारे चीज इम्प्रूवमेंट के फॉर्म में आते हैं। फिजिक्स में ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होते हैं, हम अटक जाते हैं, फेल हो जाते हैं, नहीं होता है, लेंदी हो जाता है, तमाम ड्रॉबैक है। या तो वो आपको इम्प्रूवमेंट कराएगा, उसका सामना करोगे तो, और उससे डर के मारे भागोगे तो आपको डिमोटिवेट करेगा, पढ़ाई से भागना शुरू करेगा कि बेकार सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ना चाहिए मुझे। दोनों बात। तो ये हिंट समझ में आया? यस सर। तो इस पे आप वर्कआउट करना, कुछ नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन जो लगेंगे, जितने देर ये कांटेक्ट में होगा ग्राउंड के रिबाउंड होने से उतने देर तक ये एंगुलर इम्पल्स जनरेट कर देगा। तो कितना ज्यादा एंगुलर इम्पल्स जनरेट होगा उसका एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग को सारे चैप्टर बड़े अच्छे अच्छे हैं, एसएचएम, वेव एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। चलो मैं कोशिश करता हूँ ये सब तीनों बहुत ही फंडामेंटल है। वेव तो अच्छा से पढ़ोगे तो यहाँ 2 वेव है, फिर लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बहुत सारे वेव के बारे में पढ़ना है। एसी भी पूरा इसी पे होते हैं बेस्ड। तो एक जगह पढ़ो, 5-6 जगह बेंच उठाओ। ठीक है, इस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी जो एक आते हैं हीट ट्रांसफर, उसमें भी रेडिएशन होता है, वो भी वेव ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो घूम फिर के ये सब पढ़ना। चलो ठीक है, तो कल से हम लोग एसएचएम पढ़ेंगे। आप एक बार एसएचएम के बारे में थोड़ा पढ़ना, है ना। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन या स्मॉल ऑसिलेशन भी नाम है। एनसीईआरटी में तो इसी का स्मॉल ऑसिलेशन नाम दिया गया। ठीक है ऋषिका, Yes, sir. सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, थोड़ा सा मेहनत करो, क्वेश्चन वगैरह सब करो, है ना। चलो फिर ओके।